साहित्य के पाठकों को सादर नमस्कार। बहस के मुद्दे एक ऐसी पुस्तक है जो हर पढ़े लिखे को पढ़नी चाहिए और समझनी चाहिए। देश के सक्षम और सजग सावचेत नागरिक के लिए ऐसे मुद्दों से वाकिफ होना बेहद जरूरी है। एक दशक पहले राजनीति पर समाज हावी होता था, अब समाज पर राजनीति हावी हो गई। ये बदलाव क्यों कर आया, इन्हीं बातों को लेकर के श्री प्रकाश मिश्र 9 मुद्दे इस पुस्तक में उठाते हैं। ये पुस्तक लोकपाल प्रकाशन से 2019 में आई। कुल पेज 160 है, कीमत 350 रुपए। ये 9 मुद्दे देश समाज के लिए राजनीतिक मुद्दे हैं। इन 9 मुद्दों पर ये गहराई से विचार करते हैं। 9 मुद्दों से पहले पूर्व कथन लिखा गया है, जिसमें आप कुछ स्थापना ऐसी देते हैं कि जिस तरह से आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भूकाल आया हुआ है, वो क्यों कर आया, इसके पीछे बहुत पीछे अतीत तक जाते हैं तो पाते हैं कि अयोध्या घटनाक्रम के बाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आगाज होता है। शिक्षाकरण से गैर ब्राह्मणों में चेतना आती है। जब संस्कृत की पढ़ाई के दरवाजे सभी के लिए खोल दिए गए, तब राजनीतिक चेतना आती है। अंग्रेजों के पृष्ठपोषण से ब्राह्मणों की अनुदारता घटने लगती है। इसके लिए एक चश्मदीद उदाहरण कलकत्ता के संस्कृत महाविद्यालय से देते हैं। सन 1832 में प्रेमचंद तर्कवागीश कलकत्ता संस्कृत महाविद्यालय में अंग्रेजों के द्वारा संस्कृत के आचार्य के रूप में प्रेमचंद तर्कवागीश को नियुक्त किया गया, जिसका पुरजोर से सारे ब्राह्मणों ने विरोध किया कि ये ब्राह्मण शूद्रों को कर्मकांड करवाता है, इसलिए ये इस महाविद्यालय में पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है। अंग्रेजों का तर्क था कि ये नियुक्ति हो गई है और जिसको नहीं करनी है वो नौकरी छोड़ करके जा सकता है। पता चला कि किसी ने भी नौकरी नहीं छोड़ी और ये शुरुआत हो जाती है ब्राह्मणों के द्वारा अपने से इतर को शिक्षा संस्थानों में प्रवेश देने की। इस तरह से अंग्रेजों के दौरान ही ब्राह्मणों में जो अनुदारता थी वो घटने लगती है। हिंदूवाद राजनीति में कैसे आया, ये बहस का बहुत बड़ा विषय है। आज बयार बह रही है, गली का बच्चा भी बड़ी सहजता से ये बात कह लेता है। छुटपैया नेता, कार्यकर्ता, क्यों करके इस तरह से ये बदलाव आया, तो हिंदूवाद राजनीति में कैसे आया, इसके पीछे बहुत पीछे तक जाते हैं। जब स्वतंत्रता के आंदोलन की लड़ाई में गांधी जी अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अंग्रेजों से लड़ते हुए उनके मुख्य सिद्धांत सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, इसके अलावा वो हिंदू और मुसलमान को अपनी 2 आंखें कहते थे। लेकिन वहां से पदार्पण होता है हिंदू का राजनीति में किस तरह से प्रवेश सबसे पहले गांधी जी करते हैं। श्री प्रकाश मिश्र इस पर रोशनी डालते हैं। गांधी जी आजादी की लड़ाई में मुसलमानों को किस तरह से जोड़ करके रखना चाहते हैं,
तो धर्म आधारित खिलाफत को आंदोलन को वो समर्थन देते हैं। और राम राज्य की बात 8 मई 1915 में रामायण के संदर्भ में उद्धृत करते हैं और 1920 में राम राज्य को अंग्रेजों के राक्षस राज्य के बरअक्स रख करके देखते हैं। फिर 1929 में राम राज्य को धर्मनिरपेक्ष बना देते हैं। इस तरह से गांधी जी हिंदू और हिंदू महाकाव्यों से हिंदू नायकों का उदाहरण देते हैं। गांधी जी हिंदू महाकाव्य से शब्द लेते हैं और पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष बना देते हैं। वो गांधी जी थे जो धर्म आधारित राजनीति नहीं कर रहे थे। इसके बाद अब पहले ही चैप्टर में उत्तर सत्य का समय, यानी ये सत्य का समय नहीं, उत्तर सत्य का समय है। ये सत्य का हर दौर में एक छत्र राज्य रहा, लेकिन ये समय उत्तर सत्य का है। उत्तर आधुनिकता की बात की जाती है, आधुनिकता की नहीं, उत्तर आधुनिकता की। तो उसी तर्ज पर श्री प्रकाश मिश्र कहते हैं कि उत्तर सत्य का समय है। सत्य निर्मित किया जाता है, होता नहीं। ये वाक्य, इस वाक्य की कई दार्शनिकों से, सिद्धांतकारों से, अर्थशास्त्रियों से, राजनीतिज्ञों से, उनके कोटेशन के साथ, उनके विचारों के साथ इस बात को आप साबित करते हैं और बताते हैं कि ये उत्तर सत्य का समय किस तरह से है कि सत्य होता नहीं, निर्मित किया जाता है। सत्य सत्य होता है, ये बात अब पुरानी हो चली है। आज सत्य निर्मित किया जा रहा है, आभाषित किया जा रहा है, आभाषित होना चाहिए। सत्य तथ्य पर आधारित होता था, अब तथ्य पर आधारित होने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि पानी बरस रहा है, आप उदाहरण देकर के बताते हैं कि अक्सर हम बात करते हैं कि बाहर बरसात हो रही है। ये कह दिया गया किसी ने, तो बाहर जाकर के देखने पर पता चले कि अगर बरसात हो रही है तो मान लिया जाएगा कि बरसात हुई या बरसात हो रही है या बरसात होकर चली गई या बरसात का कोई निशानात भी नहीं है। इसी तरह से एक किताब जो लिखी गई पर उसको अधिकांश लोगों ने नोटिस नहीं किया। उस किताब का नाम है द डिकोलोनाइजिंग द हिंदू माइंड। राइटर है डॉक्टर कोनराड एल्स्ट। द डिकोलोनाइजिंग द हिंदू माइंड। लेखक है डॉक्टर कोनराड एल्स्ट। इन्होंने चाइना और ईरान की संस्कृति पर अध्ययन किया, पीएचडी की। इसी दौरान ये अयोध्या आए और जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तब ये अपना अध्ययन करते हैं और बहुसंस्कृतिवाद पर लेख लिखते हैं। उस किताब को लेकर के आप थोड़ा एक चैप्टर इस किताब में लिखते हैं। किताब में 9 मुद्दे क्या थे और किस तरह से आप अपने उन पूर्ववर्ती लेखकों के सिद्धांतों को बरअक्स रखते हैं। आज हिंदू राष्ट्रवाद किस तरह से हावी हुआ। पहले ये 9 मुद्दे हुआ करते थे, फिर ये 9 मुद्दे खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर लौट करके आते हैं। कौन से 9 मुद्दे हैं? ये चैप्टर, कुल 9 चैप्टर। उत्तर सत्य और समकालीन भारतीय स्थिति। इस किताब को नोटिस में नहीं लिया जाना चाहिए था। हिंदुइज्म, हिंदुत्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, मिली जुली संस्कृति, विकास का गुजरात मॉडल, जिसका बहुत चर्चे हुए, बहुत प्रचार किया गया, सामाजिक अभियंत्रण,
जनजातीय विमर्श का आधार और शरीर। जनजातीय विमर्श यानी आदिवासी विमर्श पहले न हुआ न अब हो रहा है, बल्कि इसको राजनीतिक पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है। आप अपनी बातों को लेकर के अल्थुसर, फूको, मार्क्स आदि के उदाहरण देते हैं। जैसे अल्थुसर का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि हम सत्य के तत्वों को निचोड़ते हैं, सत्य को किस तरह से खोजते हैं। तो सत्य को खोजने का तरीका अल्थुसर कहते हैं हम मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं। ये एक निर्मित होती है, मानविकी में इसका तात्पर्य होता है घटनाओं और वस्तुओं के वास्तविक संसार की वास्तविक प्रस्तुति प्रदान करना। यही प्रमेय के अर्थ का निष्पादन करता है। आगे फूको का उदाहरण देते हैं। फूको कहते हैं कि सामाजिक जगत और उसके संदर्भात्मक प्रस्तुति के बीच एक न भरा जा सकने वाला अंतराल होता है। यही कारण है कि अनुभव और तथ्यों का जगत भी कभी भी सैद्धांतिक वस्तुओं का गोचर नहीं कर पाता। इस तरह से आप कई उदाहरणों से समझाने का प्रयास करते हैं कि सरकार जिन चीजों का प्रचार करना चाहती है वो सत्य है या नहीं, सत्य का आभास देने लगती है कि सरकारी काम और जन की नीति का निर्माण तथ्यों के आधार पर नहीं, लोगों की इच्छा और मत के आधार पर किया जाना चाहिए। ये समय उत्तर सत्य का है। और उत्तर सत्य के खतरे क्या है कि जब किसान आंदोलन होता है तो उत्तर सत्य किस तरह से रचा जाता है, ये सबके सामने स्पष्ट हो जाता है कि 3 बिल लाए जाते हैं, प्रचारित किया जाता है कि किसानों के हित में है, और किसान सड़क पर उतरते हैं, दिल्ली के रास्ते बंद कर देते हैं, आवागमन बंद कर दिया जाता है, 700 किसान मर जाते हैं आंदोलन में, आंदोलन की भेंट चढ़ जाते हैं। साल भर बाद फिर देश के प्रमुख 3 बिलों को एक महत्वपूर्ण वाक्य के साथ वापस लेते हैं कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई हो। ये एक वाक्य और 3 बिल वापस। ये उत्तर सत्य कैसे रचा जाता है? उत्तर सत्य रचने का सत्य क्या है, इसको लेकर के दार्शनिक फिलोसफर इनमें बहुत लंबी चौड़ी बहस है और आप 2 चैप्टरों में इसका बाकायदा पड़ताल करते हैं, विश्लेषण करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। एक उदाहरण भी किसानों के संदर्भ में कि किसान अच्छी तरह से जानता है कि खेती बाड़ी कैसे की जाती है, कब बीज डालना है और कितना कीटनाशक का उपयोग करना है। लेकिन जब विशेषज्ञ वहां पर पहुंचते हैं तो एग्रीकल्चर, कीटनाशी, कीट विज्ञानी, हॉर्टिकल्चर और इस तरह के विशेषज्ञ आकर के साबित करते हैं कि फसल को किस तरह से अधिक उपज दी जानी चाहिए। वो किताबों से पढ़ते हैं, लेबोरेटरी में प्रयोग करते हैं और फिर दावा करते हैं। उत्तर सत्य कैसे रचा जाता है कि किसान कैसे खेती बाड़ी करेगा, ये अनुभव से, परंपरा से आता है। लेकिन आप प्रयोगशाला में साबित करते हैं कि अच्छी फसल, बेहतर फसल, अधिक उपजाऊ बीज किस तरह से लाया जाए और कीटनाशी का उपयोग, बीजों का उपयोग कैसे किया जाए और ऋण लेकर के फिर किसान किस तरह से आत्महत्या करते हैं। ये इसी दौर में होता है, जबकि इससे पहले आत्महत्या के केस किसानों में नहीं हुआ करते थे, न एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ हुआ करते थे। तब कितनी शांति से लोग जी रहे थे, वो सत्य का समय था, ये उत्तर सत्य का समय। तो इस तरह से इस किताब को अभी मैं भी पढ़ूंगा और ये किताब 9 मुद्दों पर आधारित होने के कारण इस किताब को भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना
या कहें कि इस वीडियो के मार्फत आप अधिक लोगों तक, पाठकों तक ये पुस्तक पहुंचे, उसके लिए ये एक झलक है। आगे मैं पुनः लौट करके आऊंगा जब इस पुस्तक का पूरा स्वाध्याय कर लूंगा। धन्यवाद।